Hello friends, my name is Imran Khan and you are watching Units and Measurement पार्ट 4 है ना। आज का ये चौथा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले कौन सा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको ये चीज़ मालूम है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमको मालूम है। फिर हमको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको एक साइड रखेंगे, F इंटू आर स्क्वायर m1 m2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, G यहाँ पे रखेंगे, m1 m2 नीचे आएगा, R ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो डायमेंशन G इज इक्वल टू क्या हो गया F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो डायमेंशंस ऑफ G लिखने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F इंटू डायमेंशंस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बोला था याद रखने के लिए। फोर्स के डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ml T⁻⁻², मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, r इज नथिंग बट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है l, r स्क्वायर है तो l स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर मास का होता है m, m1 m2 तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m-1 बचेगा। क्या बचेगा? m⁻⁻1 l स्क्वायर और ये l⁻1। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो l क्यूब हो जाएगा, और ये T⁻², T⁻²। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 l3 T⁻²। फिर से देखेंगे, फार्मूला हमको याद है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका हमको डायमेंशंस फाइंड करना है। तो G को सब्जेक्ट बनाएंगे, G को एक साइड रखेंगे, तो m1 m2 नीचे आएगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अभी फोर्स के डायमेंशंस क्या होता है? ml T⁻², r का l होता है तो आर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, नीचे m1 m2 तो m स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे एक m कैंसिल हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻1 l⁻2 कितना हो जाएगा l⁻3, और ये T⁻²। तो ये क्या है? इसको डायमेंशनल फार्मूला बोल सकते हैं हम लोग। तो डायमेंशंस क्या होंगे जी के? डायमेंशंस आर -1, 3 एंड -2 इन ml t। लेकिन जब पूछेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो ये पूरा चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m-1 l⁻3 T⁻²। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा है पावर। दूसरा क्या है? पावर। पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? वर्क, डायमेंशंस ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। डायमेंशंस ऑफ वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम, टाइम का टी हो जाएगा। ठीक है, अभी डायमेंशंस ऑफ फोर्स मैंने बोला था याद रखने के लिए, m l T⁻²। फिर d डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है? लेंथ l, नीचे टाइम t। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m⁻1 l स्क्वायर हो जाएगा, ml स्क्वायर, और ये T⁻² वर्क डन अपॉन टाइम, ml T⁻², ml स्क्वायर T⁻³ क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T⁻³। ये t ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पावर इज m1 l2 T⁻³ ठीक है, तीसरा देखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस है ना,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का नो डायमेंशन, सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m0 l0 t0, ठीक है। फोर्स का डायमेंशंस m l t पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डायमेंशंस l स्क्वायर, तो l पावर -2 यहाँ पे लिखेंगे ना, ये डिवीजन में है ना, तो ए का होता है l स्क्वायर, तो ये l पावर -2 लिख सकते हैं, नीचे ये है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? m l पावर -1 बचेगा और t पावर -2 बचेगा, ठीक है। तो m1 l पावर -1 t पावर -2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, कल सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे पिछले वीडियो के अंदर, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं? फोर्स का एफ लिख दिया मैंने, एरिया का ए, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को एल, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस अगर हमको निकालना तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, डायमेंशंस ऑफ ईटा विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ एरिया इंटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? ml t पावर -2, डिस्टेंस का l, ठीक है, एरिया का l स्क्वायर, एरिया का क्या होता है? l स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी l t पावर -1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? m, ये 2l ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, l -1 बचेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा? m l पावर -1 और एक t पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, t पावर -1 बचेगा, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? m l -1 t पावर -1, m l -1 t पावर -1। तो इसको लिखना है तो वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, फिर आगे की आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर चेक करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद चेक करना है। हाँ, नेक्स्ट वन इज़ सरफेस टेंशन, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। फिफ्थ वाला, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी टी से भी। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशंस एम एल टी पावर -2 अपॉन एल, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी पावर -2 बचेगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज एम टी पावर -2, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ, प्लांक्स कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, देयरफॉर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है? वर्क का जो डायमेंशंस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एंड फ्रीक्वेंसी का टी पावर -1 है ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? एम एल स्क्वायर टी पावर -1, एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक -1 बचेगा, ठीक है। तो एम एल टू टी पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है।
और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार पूछा है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, हीट अपॉन टेम्परेचर। कल सारे फार्मूले लिखवाए थे मैंने। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट इज़ नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज़ नथिंग बट वर्क। इसका डायमेंशंस क्या होता है, ml² T⁻², और टेम्परेचर का के केल्विन लिख सकते हैं ना, के फॉर केल्विन, या फिर थीटा भी किसी बुक्स में लिखा हुआ था। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया के वाला, तो k⁻−1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml² T⁻², k⁻−1। ठीक है, ml² T⁻², k⁻−1 is the dimensional formula of Boltzmann constant. ये very important, ml² T⁻², k⁻−1. This is also very important. इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर देखते हैं लास्ट वाला आज का इस क्वेश्चन का। 8th one is universal gas constant. पीवी हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखा था, पीवी इज इक्वल टू nRT। तो आर उसमें जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनटी। एन इज़ द नंबर ऑफ मोल, टी इज़ द टेम्परेचर, पी इज़ द प्रेशर, वी इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी वी अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन टी। पी इज़ द प्रेशर, V is the volume, N is the number of moles, T is the temperature. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का लिख लिया पहले। फिर V इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है L3, है ना। फिर N का क्या होता है पर मोल, है ना। L का होता है मोल, है ना। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल। एंड T का होता है टेम्परेचर का केल्विन, कैपिटल K। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। पहले फोर्स का डायमेंशंस लिखते हैं। पहले फोर्स का डायमेंशंस हमेशा याद रखना है, ml⁻², फिर इंटू L3, नीचे एरिया का L²। ठीक है, मोल का मोल, टेम्परेचर का K। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। L ऊपर कितना पावर है, 1 और 3 4, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। M का पावर 1 ही है, तो ये M, L का पावर 4-2 दैट इज़ 2। फिर T का पावर -2, T का पावर -2, फिर K का पावर -1 और मोल इनवर्स। ठीक है, पर मोल। ठीक है, तो इसमें 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5। ml² T⁻², k⁻−1 एंड मोल पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ml² T⁻², k⁻−1 मोल इनवर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए जल्दी से। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या क्या है। तो इसके 3 मेन यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। क्या क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको, अभी डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। फिर टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी और रिलेशन। ओके, कोई भी एक रिलेशन दे रखा है तो उसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से सीखेंगे। फिर टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ना, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन डिराइव करने के लिए भी ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट वाला, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी Q
हमने देखा था स्टार्टिंग में क्या होता है N1 U1 एंड दैट इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ N एंड U इज़ कांस्टेंट। तो अगर फर्स्ट सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम के अंदर द यूनिट आर M1 L1 एंड T1 है और फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस अगर A B C है इन ML T, देन वी कैन राइट N1, है ना, N1 इंटू दिस थिंग होल थिंग, है ना। U1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, डायमेंशंस ऑफ Q, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ Q लिखेंगे तो M1A L1 B, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशंस क्या है A B C इन M1 L1 एंड T1। फिर दूसरा यूनिट में जब कन्वर्ट किया तो उसके डायमेंशंस, उसका यूनिट अगर M2 L2 T2 है तब क्या लिखेंगे उसको, N2 लिखा। U2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, M2, पावर तो सेम रहेगी, जो पावर्स ऑफ MLT है वो तो सेम रहेगी, दोनों यूनिट में सेम रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बताया मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर और मीटर का पावर सेम रहेगा। इसी तरह से ये सेकंड है, इसका पावर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो पावर यहाँ पे ABC है वही पावर यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C, ठीक है। तो अगर हमको N2 फाइंड करना है, N2 अगर हमको फाइंड करना है तब ये नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन दिस, है ना। तो M1 M2 इसको मैं एक साथ मिला के लिख देता हूँ, M1 अपॉन M2 होल पावर A, है ना, दोनों का पावर A इसलिए होल पावर A लिख दिया। फिर L1 अपॉन L2 होल पावर B, L1 अपॉन L2 होल पावर B। इसी तरह से T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 होल पावर C, ठीक है, होल पावर C, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये, है ना। N2 इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। N2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। M1 L1 T1 आर द यूनिट्स इन वन सिस्टम, M2 L2 T2 आर द यूनिट्स इन अनदर सिस्टम, ठीक है। तो इसको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, Q इज इक्वल टू होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एक तरीके का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ये है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके कैसे हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो N1 U1 की जगह ये लिखा M1 L1 T1 और इनका पावर्स ABC है। फिर U2 की जगह लिखा हमने M2 L2 T2 पावर्स आर सेम ABC, ठीक है। N2 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, इसको इस साइड रखा और ये नीचे आएगा, ठीक है, ये इधर नीचे आएगा। तो M1 अपॉन M2 दोनों का पावर A है इसलिए होल पावर A लिख दिया, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C, ठीक है। तो ये लिखो। अभी एक क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक 1 अर्ग दे रखा, ठीक है, 1 जूल दे रखा, ठीक है, 1 जूल दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जूल क्या है, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। अर्ग क्या, इट इज़ द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमको डायमेंशन ऑफ एनर्जी मालूम है, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या है, ML2 T पावर -2, ठीक है, ये हमने देखा था, ML2 T पावर -2। तो M का पावर 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे A B C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो पावर्स है ये A B C की वैल्यू है, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2, ठीक है। अभी हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया N1, ये हो गया U1। अभी हमको फाइंड क्या करना है, N2 की वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। और ये क्या हो गया U2, ठीक है। हमने देखा था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। देयरफॉर N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू इट इज़ N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस कैसे लिखा था हमने, M1 अगर M1 L1 T1 आर द यूनिट्स इन फर्स्ट सिस्टम,
and M2, L2, T2 are the units in second system, then it is M1 upon M2 whole power A. Then L1 upon L2 whole power B. Then T1 upon T2 होल पावर C. ठीक है, तो अभी SI सिस्टम के अंदर ये जो फर्स्ट सिस्टम है वो SI सिस्टम है. SI सिस्टम के अंदर हम लोग लिखेंगे इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम. M1 कितना होता है? M1 इज नथिंग बट मास दैट इज इक्वल टू 1 kg, है ना. इसको हम लोग 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं. ठीक है, फिर लेंथ L1 क्या होता है? 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर. इसी तरह से T1 टाइम इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड. सेकेंड CGS सिस्टम में भी सेकेंड ही रहेगा. ठीक है, फिर देखते हैं इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम ना, सेकेंड वाला सिस्टम कौन सा था? CGS सिस्टम था. इसके अंदर हमने क्या लिया था? M2, L2, T2. M2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 kg की जगह होगा ग्राम. ठीक है, फिर L2 कितना होगा? मीटर की जगह होगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. फिर T2 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड. तो अभी M1, L1, T1, M2, L2, T2 की वैल्यू इसमें पुट करो, N2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं. N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा M1 अपॉन M2. हाँ, M1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम या फिर 1 kg. तो 1 kg को मैं ग्राम लिखो ताकि ग्राम कैंसिल हो जाए. ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं 1000 ग्राम्स, और M2 की जगह पे क्या लिखूंगा? 1 ग्राम. इसी तरह से L1 अपॉन L2, L1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, और L2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी तरह से टाइम दोनों में 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है. अब इसमें पावर्स लगाना ज़रूरी है. ABC आर द पावर्स. तो A की जगह पे 1 है तो यहाँ पे पावर 1 है, B की जगह पे 2 है तो यहाँ पे पावर 2 है, और C की जगह पे -2 है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, N2 की वैल्यू मिल जाएगी. ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल. 1000 का पावर 1, तो ये हो गया 1000. फिर यहाँ पे 100 का पावर 2 मतलब 10 पावर 4. ठीक है, फिर ये 1 का पावर -2 इज़ 1. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? N2 का वैल्यू कितना आएगा? 10 पावर 3 + 4 7, 10 पावर 7. तो ये N2 का वैल्यू हमको मिल गया है. तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7, 10 पावर 7 अर्क. 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्क. जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्क इज़ द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. तो इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये तरीका है. तो इससे अच्छा तरीका तो वो था जो डायरेक्ट हमने यूनिट पुट करके सॉल्व किया था. तो ये भी बहुत यूज़ होगा. जब वो नहीं, उससे नहीं आएगा तो फिर हमको ये यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो. 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है. तो एनर्जी, जूल और अर्ग क्या है? एनर्जी के यूनिट्स है. ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है. तो एनर्जी के डायमेंशंस हमको मालूम है, ml2 T पावर -2. तो यहाँ से हमको क्या मिला? A B C की वैल्यू मिल गई. A की पावर 1, A इज़ 1, B इज़ 2, C इज़ -2. फिर ये हमने देखा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है. तो N2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है. N1 की वैल्यू 1, U1 की वैल्यू जूल, N2 हमको फाइंड करना है, U2 इज़ अर्ग. तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2. फिर इसको जब डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C. अभी SI सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम कौन सा है? SI सिस्टम है. दूसरा सिस्टम कौन सा है? CGS सिस्टम है. तो फर्स्ट सिस्टम के अंदर M1 कितना होता है? 1 kg. इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 ग्राम. L1 इज़ 1 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर. T1 इज़ 1 सेकेंड. इन CGS सिस्टम में M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 इज़ 1 सेकेंड. अभी M1 L1 T1, M2 L2 T2 की वैल्यू इसमें पुट करो और ABC की वैल्यू पुट करो. N2 आपको मिलेगा 10 पावर 7. तो 1 जूल इज़ 10 पावर 7 अर्क. तो समझ में आ गया होगा. लिखना है तो वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए. तो दूसरा यूज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन या फिर इक्वेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एक इक्वेशन दे रखा है S इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करना कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तीनों टर्म्स के डायमेंशंस निकालते हैं। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ एस इज एल। देन डायमेंशंस ऑफ यू टी फाइंड करते हैं। u इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी पावर -1, और टाइम का क्या होता है t। तो इसको जब सॉल्व करेंगे t पावर -1 और t पावर 1 कैंसिल होके क्या बचेगा, l बचेगा, ठीक है। इसी तरह से हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ इज कांस्टेंट, सो देर इज नो डायमेंशन फॉर इट। एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी पावर -2, और टी का टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आया, एल एल एल, ठीक है। तो सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, एज ऑल द डायमेंशंस, ऑल the terms have the same dimensions, all the terms in the equation, given equation have same dimension, so the given equation or given relation is dimensionally correct। जब सारे terms का dimension same आएगा तब ये equation given जो दी गई है उसकी वो क्या है, dimensionally correct equation। एक और देखते हैं, f इज इक्वल टू एम ए इज गिवन, क्या गिवन है, f इज इक्वल टू एम ए। चेक करना कि ये इक्वेशन जो दी है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। f क्या है, फोर्स, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। इसमें कितने टर्म्स हैं, एक और ये दो, तो दोनों टर्म का डायमेंशन फाइंड करते हैं। f का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स, याद रखने के लिए बोला था मैंने, m l t पावर -2, है ना, ये याद कर लो, ये हर बहुत बार यूज़ होता है। फोर्स का डायमेंशन m l t पावर -2। फिर m a का फाइंड करते हैं, एम ए का फाइंड करते हैं, ठीक है। एम का डायमेंशन इज एम, और एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन है, एल टी पावर -2, एल टी पावर -2, ना, एम का एम, ए का एल टी पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम एल टी पावर -2, यहाँ पे भी एम एल टी पावर -2, तो दोनों का डायमेंशन सेम आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे हमको चेक करना है the correctness of a given physical equation या फिर फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो तीसरा यूज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। Derive an expression for the centripetal force F acting on a particle of mass small m moving with velocity v in a circle of radius r। तो यहाँ पे centripetal force है ना, यहाँ पे centripetal force है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो let us consider F is proportional to mass power a moving with velocity v power b and radius r, तो r power c। तो हमको मालूम नहीं ये ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो हमको फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है। तो लेट अस कंसीडर फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पावर ए, वी पावर बी, आर पावर सी। एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, आर इज रेडियस। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है। ये के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसके डायमेंशन लिखेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें सारे टर्म्स, सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं, फोर्स, मास, वेलोसिटी, रेडियस, इनके हमको डायमेंशंस लिखना है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर -2, ठीक है। तो एम पावर 1 लिख सकते हैं, एम पावर 1, एल पावर 1, टी पावर -2। के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, तो के का डायमेंशन क्या है, 1 लिख दो, या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। इसकी इट इज़ अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, तो ये हो जाएगा एम पावर ए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डायमेंशन एल टी पावर -1, ठीक है। मीटर पर सेकंड, एल टी पावर -1, उसका पावर बी, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस,
तो रेडियस का क्या होता है डायमेंशन L, रेडियस इज नथिंग बट लेंथ, इट इज़ पावर इज C। तो डायमेंशन लिखा हमने फोर्स का ml पावर -2, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मास का m, पावर इज a, वेलोसिटी का lt पावर -1, पावर इज b, तो होल पावर b लगाएंगे, फिर रेडियस का लेंथ L, उसका पावर C। इसको कंबाइन करेंगे एक बार, m का पावर कितना हो जाएगा a, फिर L का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से b मिलेगा और यहाँ से c मिलेगा। तो जब बेस सेम हो पावर एडेड, ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बेस इज L हियर एंड b एंड c आर द पावर्स, तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर t का पावर कितना हो जाएगा -1 इंटू b, दैट इज -b, ठीक है। और इस साइड में क्या था, ये m1 L1 t पावर -2, ठीक है। अभी ये जो पावर्स हैं m L t, इनकी पावर्स को इक्वेट करना है, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे भी एम एल टी के पावर्स हैं, यहाँ पे भी एम एल टी की कुछ पावर्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, जो पावर है वो सेम होंगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इक्वेटिंग द पावर्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एम की पावर ए है यहाँ पे एम की पावर 1 है, तो ए इक्वल टू 1 हो गया। फिर टी का देख लेते पहले, यहाँ पे -b है, यहाँ पे -2 है, तो -b इज इक्वल टू -2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, b इज इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। फिर l का पावर देखते हैं, l का पावर 1 यहाँ पे है b प्लस c, यहाँ पे पावर है 1। अभी b का वैल्यू हमने पहले फाइंड कर लिया 2, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 - 2, दैट इज -1। तो ए बी सी की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ए बी एंड सी की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम पावर ए मतलब एम पावर 1, ठीक है। फिर